हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 7 एस.एल. रॉस की बुक में जो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे ऑपरेटर मेथड की। दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आपको, 13 एंड 21। दोनों के अंदर अलग बात दिखाई देगी आपको, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एक्सरसाइज का ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप पहले का लेक्चर ज़रूर देख के आना बेटा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो आपको बताया था ऑपरेटर मेथड में ऑपरेटर क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप देखेंगे डी बाई डी टी। तो सबसे पहले ये जो दोनों इक्वेशंस आपको दिख रही हैं क्वेश्चन में गिवन, इसमें डी बाई डी टी की जगह पे कैपिटल डी डाल दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 2dx, और ये क्या बन जाएगा, dy, फिर ये x प्लस वाई। तो 2dx और इधर से x, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास आ गया 2d प्लस 1 इंटू एक्स। ऐसे ही डी वाई प्लस वाई में डी प्लस 1 इंटू वाई आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन में बेटा एक्स के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो और वाई के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर आपको सेकंड स्टेप क्या सिखाया गया था कि आप वेरिएबल्स एक्स या वाई में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि हमें दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एज यूजुअल सॉल्व करना है एलिमिनेशन रूल से। तो मैं तो हमेशा वाई को ही करती हूँ, तो मैं वाई को ही कर रही हूँ। तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट डी प्लस 1 है, तो सेकेंड इक्वेशन को डी प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट डी प्लस 2 है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 को आप डी प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू विल गेट दिस, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया आपको। आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा y जो है एलिमिनेट हो जाएगा, और बाकी इस वाले पोर्शन को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2d स्क्वायर प्लस डी प्लस 4d प्लस 2। ऐसे ही नीचे वाली ये भी सॉल्व कर लेंगे, और क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। राइट साइड सबको पता है अब कैसे सॉल्व होती है। डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t क्या होगा आपके पास, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या बनाएगा, 2t प्लस 4, और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4t, ये आ जाएगा। फिर ये वाला कैसे सॉल्व होगा पोर्शन आपके पास, ये वाला पोर्शन कैसे सॉल्व होगा, देखो डी ऑफ दिस होल तो 4t माइनस 2t, फिर प्लस 1 के साथ ब्रैकेट खुलेगी तो 2t स्क्वायर माइनस 2t, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो ये नीचे जाएगा तो सारा माइनस साइन लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। आप इसे जितना सॉल्व कर सकते हैं आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो आप इसका आप क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी कैसे मिलती है, डी को एम ले जाकर, तो आपने डी को एम ले गए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई आपकी, एम स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0। आपको पता है राइट साइड को 0 लेकर निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको आपने सॉल्व किया तो m की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 0 और -2। तो अब इससे आप CF कैसे लिखेंगे, आपको बताया जो भी रियल रूट्स आते हैं उनको e की पावर में चढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा, और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके पास t, तो ये आ जाएगा इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये मेरा जो आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। आपने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो आपने यहाँ पे लिख दिया डिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है ये पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। नॉन होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ये 8t प्लस 6 वाला जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है इसको सॉल्व करके आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने इसके लिए यूसी मेथड यूज़ किया। यूसी मेथड के लिए आप 8t का यूसी सेट लिखेंगे और 6 का यूसी सेट लिखेंगे। तो 8t का यूसी सेट क्या होगा, t और उसके डेरिवेटिव्स। तो t लिखा हमने पहले, कांस्टेंट तो ड्रॉप कर देते हैं, t लिखा, t का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 आ गया, तो t, 1 आ गया। 6 क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आप लिखोगे। जब कांस्टेंट का आप लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का यूसी सेट क्या आएगा आपके पास, सिर्फ 1, ठीक है। तो कांस्टेंट का यूसी सेट आ गया 1। तो अब आपने देखा S1 और S2 आपके पास दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, तो आपने देखा S1 और S2 के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 है। और तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, तो हमारा t और 1 से ही काम चल जाएगा। बिकॉज S2 इज कंटेन्ड इन S1 तो वी ड्रॉप S2 एंड विल टेक S1 ओनली। तो आपके पास S1 आ गया t, 1, ठीक है। अब ये ज़रूर देखें कि क्या t, 1 कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और नॉट, कि इस t, 1 में कहीं इसकी टर्म तो नहीं है। तो आप खुद देखिए, 1 है, 1 इज़ अ कांस्टेंट और यहाँ पे a इज़ अ कांस्टेंट, मतलब अगर मैं इसका यूसी सेट बनाती तो क्या बनता, at प्लस b बनता, तो b भी तो कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो मतलब 1 इज़ अ पार्ट ऑफ दिस
एक्स सी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा यूसी सेट नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, लीस्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ जो भी ये आपका टी है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टी कॉमा 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टी से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, टी इंटू टी प्लस 1, ठीक है। टी प्लस 1 टी कॉमा 1, टी को टी कॉमा 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये टी स्क्वायर और टी आ गया। अब फिर दोबारा से चेक कीजिए कि क्या टी स्क्वायर और टी इसके पार्ट हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। तो आप देख रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में टी स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में टी की भी कोई टर्म नहीं है। तो इसका मतलब मेरा टी स्क्वायर कॉमा टी जो है ये फाइनल हो गया। मान लीजिए कि फिर से अगर ये कंटेन कर रहा होता कोई टर्म तो आप फिर एक और टी से मल्टीप्लाई करते तो मेरा बन जाता टी क्यूब कॉमा टी स्क्वायर। तो जब तक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की टर्म्स उसमें रहेंगी आप टी की पावर बढ़ाते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये मैंने अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट का मेथड जो था उसका जब पढ़ाया था आपको, उसमें इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे, ठीक है। तो मेरा यूसी सेट क्या बन गया बेटा, टी स्क्वायर और टी बन गया। तो यूसी सेट अगर टी स्क्वायर और टी बन गया तो मेरा पर्टिकुलर फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स पी इक्वल टू इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैंने ले लिया सी टी स्क्वायर प्लस डी वन टी। मैंने पहले डी टी ले लिया था, बाद में मैंने देखा डी तो हम ऑपरेटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डी वन कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, या फिर कोई और कॉन्स्टेंट ले लो, ठीक है। फिर मैंने एक्स पी डैश निकाल लिया क्योंकि मुझे इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक्स पी डबल डैश भी निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसको जिस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है उसमें सब्सटीट्यूट कर दो। ये किसके सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 के सॉल्यूशन है ना, इसी का तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रही हूँ। तो इस वाली पूरी थर्ड वाली इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स पी डाल दो। अब तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स पी प्लस 2d एक्स पी। इसका मतलब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी तक चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स पी डबल डैश निकाला, ठीक है बेटा। तो जब आपने इसमें डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो डी स्क्वायर एक्स पी प्लस 2d ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू 8t प्लस 6। अब डी स्क्वायर एफ एक्स पी मतलब एक्स पी डबल डैश, तो ये आ गया 2d ऑफ एक्स पी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2ct प्लस d1, ये आ जाएगा इक्वल टू 8t प्लस 6, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो टी के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो इधर से मिला 4c और इधर से मिला 8, तो 4c इक्वल टू 8 आ गया, तो c क्या आ जाएगा आपका 2। फिर आपने कांस्टेंट टर्म ली, यहाँ से कांस्टेंट टर्म ये उठाई और यहाँ से 6 ली, तो दोनों कांस्टेंट टर्म्स को जब इक्वेट किया तो आपके पास क्या आया, ये देखो इसमें c की वैल्यू डाल दी, सॉल्व किया तो d1 की वैल्यू आ गई। तो आपका एक्स पी क्या आ जाएगा, जो आपने ऊपर एज्यूम किया था उसमें c की और d1 की वैल्यू डाल दी तो ये आ गया। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x के लिए, x इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे पास ये आया था और पर्टिकुलर सॉल्यूशन 2t स्क्वायर प्लस t आया, तो हमने ये डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा आंसर निकल आया कि x तो मुझे मिल गया, अब मुझे y निकालना है। तो y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से गिवन क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा गिवन क्वेश्चन कहाँ है मेरा, ये थी ना मेरी दोनों इक्वेशन, इन दोनों को फिर से उठा लेते हैं। अब आप इधर देखो, इसकी ब्रैकेट खोलती हूँ जहाँ मेरी पेंसिल है तो ये भी डी वाई लेके बैठा है, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसकी ब्रैकेट खोलूंगे तो इसके पास भी डी वाई है, दोनों के पास डी वाई है। तो इसका मतलब जब मैं इक्वेशन 1 में से और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो डी वाई कैंसिल हो जाएगा ना, डी वाई कैंसिल हो गया, खाली वाई की टर्म बच जाएगी, तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आराम से वाई निकाल लूँगी। तो मैंने यही काम किया, ये देखो ब्रैकेट्स को खोल लिया ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो डी वाई से डी वाई कैंसिल हो गया और ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा सॉल्व करके पूरा। अब इसमें से वाई निकाल लो, वाई निकालने हैं तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये देखो मुझे ये इवेलुएट करना है। तो दिस इज डी एक्स माइनस एक्स, तो मेरा एक्स तो ऊपर निकल गया था, एक्स ऊपर निकल गया था तो हम डी एक्स भी निकाल लेंगे। ये रहा मेरा एक्स, इसका डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो एक्स वाला आंसर है ना, इसको पूरे को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मेरा डी एक्स आ गया, ठीक है। अब ये डी एक्स और नीचे वाली एक्स की वैल्यू इसमें डाल दो, डी एक्स ये रहा और x की वैल्यू ये आई थी ऊपर, जो पूरा का पूरा जिसको आपने डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स बनाया, तो x को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया यहाँ पे और वो उसकी x की वैल्यू भी डाल दी। तो इसको सॉल्व करके पूरी इक्वेशन को आप y निकाल लीजिए। जब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया और y निकाला यहाँ से, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन। फाइनल में बेटा जब आंसर लिखोगे तो दोनों का आंसर इकट्ठा लिख देना कि x ये आया और y ये आया, जो कांस्टेंट्स हो उनको लिख दीजिए कि दीज टू आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ऑल राइट क्लास, सबको समझ आ गया ये, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको, अच्छा सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का, मतलब सेकंड
सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन का भी सॉल्व करा देती हूँ आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए ये है आपके पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से कैसे अलग है। इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर की है और नीचे वाली 1 ऑर्डर की ही है। दोनों भी 2 ऑर्डर की हो सकती थी, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें अब आपको पता है ना कि ऑपरेटर मेरा अगर डी जो है डी बाई डी टी है, तो आप सबको पता है मेरा डी स्क्वायर हो जाता है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ये हमने लास्ट चैप्टर में बहुत बारी करके भी देखा है। तो मेरा ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर की जगह मैंने डी स्क्वायर डाल दिया, तो ये बन गया डी स्क्वायर एक्स और ये बन गया डी वाई। ठीक है, और ये आ जाएगा। फिर ऐसे ये बन गया डी एक्स, ये बन गया डी वाई, और ये कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लिए क्योंकि ये डी एक्स हो गया और इधर से 3x है तो डी माइनस 3x आ गया। और ये क्या बन गया, ये डी वाई बन गया और ये वाई है तो डी प्लस 1 वाई आ गया। ठीक है यहाँ तक। तो ये अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। फिर से हम वही काम करेंगे कि y का कोफिशिएंट जो है हम मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल y को। तो इक्वेशन y1 को मैं d प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इक्वेशन 2 को मैं d से कर दूंगी। अब आप देख लो माइनस प्लस साइन है तो आपको ऐड करने से फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो हमने इसको ऐड कर लिया दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके एज यूजुअल जैसे आप अब तक करते आ रहे हैं। आपने इसको सॉल्व कर लिया। आप सबको मेरे ख्याल से सॉल्व करना आ गया होगा अब तो। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है आपकी, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, डी को एम ले जाते हैं। तो डी की जगह एम डाल दिया तो मेरे पास आ गया एम क्यू प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m। ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे सब बच्चे। एम क्यू, इसमें से एम कॉमन निकल रहा है, मैंने एम कॉमन निकाल के बाकी की टर्म अंदर रख ली। ये इसके अंदर मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा के दोनों रूट्स निकाल लेना। आपके रूट आ जाएंगे 1 और -3 और इधर से आ जाएगा एम इक्वल टू 0। तो आपके 3 रूट्स आ गए 1, 0 और -3। अब ये तीनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए हैं। डिस्टिंक्ट रियल रूट आए हैं तो इससे कैसे लिखेंगे, ई की पावर में चढ़ाओ पहले E0, E1 और E-3। फिर क्या करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या लोगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट से और ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर। अब मुझे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नॉन होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन के। ये नॉन होमोजीनियस पार्ट में एक टी की टर्म दिख रही है और एक 4 की दिख रही है, तो दोनों का यूसी सेट लिखेंगे। तो टी का यूसी सेट क्या होगा, t, 1। ठीक है, क्योंकि t और उसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ऐसे 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यूसी सेट 1 बहुत बारी यूज़ कर चुके हो। फिर से आपने देखा कि S2 इज कंटेन्ड इन S1, तो वी हैव टू ड्रॉप दिस S2। तो हम S2 को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमें रिपीट नहीं करनी है टर्म्स। ठीक है ना, अब ये t, 1 बच गया। आप जरूर देखिए कि क्या t, 1 के पास टर्म्स ऑफ दिस x ही हैं। तो आप देख रहे हो कि ये C1 E0t क्या बन गया था, C1 बन गया था ना। तो ये देखो ये है ना, तो इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म है C1 और S1 के पास भी एक कांस्टेंट टर्म है जो मेरा यूसी सेट है। तो ये कंटेन कर रहा है टर्म्स इसकी। ठीक है, और t नहीं है यहाँ पे, खाली t नहीं है मेरे पास, है ना। तो मेरा S1 कंटेन्स द टर्म ऑफ द CF। अगर ये कंटेन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लीस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ t से शुरू होंगे। मतलब पहले t से करके देखो, फिर t स्क्वायर से, फिर t क्यूब से, जब तक कि आपको यूसी सेट ना मिल जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने यूसी सेट अभी तक फाइनल किया था t, 1, इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा और एक t आ जाएगा। देखो t, 1 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो t स्क्वायर और t आ जाएगा। दोबारा से देखिए कि क्या t स्क्वायर और t की टर्म CF में है। तो देखिए t स्क्वायर और t अब दोनों में से किसी की भी टर्म नहीं है। ठीक है ना, नहीं है तो मेरा ये यूसी सेट फाइनल हो गया। अगर होती तो मैं फिर एक और t से मल्टीप्लाई करती और t क्यूब और t स्क्वायर ले लेती। ठीक है, फिर उसे दोबारा चेक करते। जब तक कि आपको आंसर ना मिल जाए तब तक आप ये काम करते रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यूसी सेट फाइनल हो गया t स्क्वायर और t। तो अब मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया a t स्क्वायर प्लस bt, दिस इज माई xp। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मेरे को xp किसका सॉल्यूशन है, xp इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जहां मेरी पेंसिल है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें x को xp डाल दूंगी मैं। तो x को xp डालूंगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे d क्यूब लिखा है, इसका मतलब मुझे xp का थर्ड डेरिवेटिव तक की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने xp का थर्ड डेरिवेटिव तक निकाल लेती हूँ। तो ये मेरा xp था, तो पहले xp डैश निकाला, फिर xp डबल डैश निकाला, फिर xp का थर्ड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब ये सब मैंने इस इक्वेशन में डाल दिए। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लेंगे आप। कैसे सॉल्व होगा, कांस्टेंट टर्म्स और टर्म्स ऑफ t।
जो है कोफिशिएंट्स ऑफ टी को आप कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ से आपने देखा टी का कोफिशिएंट -6 है और इधर टी का कोफिशिएंट 1 है, तो -6 से इक्वल टू 1 आ गया, तो ए की वैल्यू -6 आ गई। कांस्टेंट टर्म देखो, इधर से 4 है और इधर से -3 भी, तो 4a - 3b और इधर है 4, तो 4a - 3b इक्वल टू 4 आ गया। जो ए की वैल्यू आई थी अपने यहाँ डाल दी, तो इसको सॉल्व किया तो बी की वैल्यू आ गई -14.9। तो जो आपने एक्स पी एज्यूम किया था a² प्लस बी टी, उसमें वैल्यू डाल दी तो आपको एक्स पी मिल गया। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स का, x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी। तो आपने एक्स सी की भी वैल्यू डाल दी और एक्स पी की भी वैल्यू डाल दी और आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब आप देखो कि मुझे क्या करना होता है, y निकालना है, ठीक है ना। y निकालने के लिए हम क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। आपने देखा कि इनको ऐड करूंगी तो dy की टर्म फिर से कट जाएगी, तो आपने dy की टर्म काट दी है यहाँ से, ठीक है बेटा। जितने क्वेश्चन है ना सब में कट रही है टर्म, बुक में जितने हैं, तो dy की टर्म कट गई, तो मेरे पास जो बच गया वो मैंने यहाँ लिख लिया। क्लियर, ये बच गया। अब आप देखो x तो आपको मिल चुका है, तो इसका मतलब मुझे d² x चाहिए होगा और dx चाहिए होगा। तो आपका x ये रहा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया पूरे को तो dx आ गया, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना d² आ जाएगा। तो आप वैल्यू डाल देना d² x की, dx की -3 इंटू x की जगह पे ये पूरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये डाल दी, प्लस y इक्वल टू 3t। अब इसे सॉल्व करके y निकाल लो, y को लेफ्ट साइड पे रख के बाकी सारी टर्म्स राइट साइड पे ले जाना, ठीक है। तो ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो x एंड y आर माई सॉल्यूशंस जो जनरल सॉल्यूशन कंस्टिट्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हो इधर x आ गया, बाकी की सारी टर्म इधर, y इधर आ गया और बाकी के सारे इंडिपेंडेंट टर्म्स इधर आएंगे। आपके सॉल्यूशन की पहचान ये होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं x और y मेरे दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल थे और ये क्या आ गई, एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप ले आते हैं तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैक्सिमम कितने आ सकते थे आपके पास, कि 2 थे ना आपके पास वेरिएबल, तो 2 ही आएंगे। x और y 2 डिपेंडेंट वेरिएबल थे तो 2 आ जाएंगे। तो C1 और C2 में ही मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो विद दिस मैंने इस एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग से थे वो आपको दोनों लेक्चर्स में करा दिए। अब आप अपना होमवर्क नोट करो, ये बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ लिख दिए, जिसका आंसर मेरे पास था मैंने लिख दिया, नहीं तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ले लिए क्वेश्चन आपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा, और जिसके पास बुक है तो बुक से भी कर सकता है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, राइट, लिख लीजिए। राइट, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लंबी एक्सरसाइज है, तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में ना इसी के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चंस और बचे हैं, बट वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो हायर ऑर्डर इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सो दैट आई विल बी डूइंग, छोटा सा टॉपिक है, दैट आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।